हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। अभी तक हमारे चैनल पे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जा चुके। अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है ना, आपको क्या करना, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में उन 3 वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने वहां पर 1.1 एंड 1.2 को बहुत ही बेसिक के साथ में कवर करवा दिया है। अभी तक 1.3 में जो कुछ भी डाउट रहा होगा, आपको मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद में जो कुछ भी आपका डाउट रहेगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है, ताकि आप मेरे साथ जो क्वेश्चन है 1.3 में वो सॉल्व कर सको। सो लेक्चर को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 हमें क्या करना, स्टार्ट करना। उससे पहले ना हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं ना, 1.3 ना बहुत इजीली सॉल्व कर सके। तो बेसिक चीजें में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम अभी समझने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। आप लोगों ने इफ एंड देन करके ऐसे सेंटेंसेस सुने रहेंगे। इफ कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा, देन फिर उसके आगे क्या लिखा रहेगा, कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपको इफ देखने को मिल रहा है, इफ यहां पर आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, हम देन लगाते हैं। उसके बाद में कुछ दूसरा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मेरा सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इफ के बाद में जो लिखा जाता है ना, इफ के बाद में जो स्टेटमेंट लिखा जाता है ना, यहां पर इसे बुलाते हैं हम लोग एंटीसीडेंट। क्या बुलाते हैं, एंटीसीडेंट। स्पेलिंग क्या है एंटीसीडेंट का, ANTECEDENT, ठीक है। ये होता है मेरा एंटीसीडेंट। लेकिन जो देन के बाद में लिखा जाता है ना जो स्टेटमेंट, उसे बुलाते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट। क्या बुलाते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही 1.3 में क्वेश्चन आपको फ्रेम करना रहेगा, ठीक है। आंसर आपको क्या करना रहेगा, फ्रेम करना रहेगा। अभी देखो कैसे करना है। इफ के बाद में स्टेटमेंट, देन के बाद में स्टेटमेंट, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। हमें ना क्या 1.3 में ना कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, जिसे हमें क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्स क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्स क्या होता है, तो कन्वर्स कुछ नहीं होता। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले इफ लिखना है। यहां से सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, इफ लिखना है। तो मैंने यहां पर इफ लिखा। इसके बाद में यहां पर कुछ ना कुछ तो आएगा, सेंटेंस आएगा, ठीक है। फिर यहां पर देन लिखना है, फिर यहां पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगा। इसके बाद में यहां पर अगर आपने एंटीसीडेंट लिखा है तो उल्टा कर देना, आपको कॉन्सिक्वेंट को आपको यहां पर फिल कर देना है। कॉन्सिक्वेंट यहां पर आ जाएगा इफ के बाद में, देन लगाना है फिर आपको। फिर जो एंटीसीडेंट बचा रहेगा आपको यहां पर फिल कर देना है, यहां पर एंटीसीडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब इफ एंड देन के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा रहेगा उसमें ना आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया रहेगा, और उसे आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, उसके कन्वर्स में कन्वर्ट करना रहेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार रीड करते हैं। राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म में जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, जो भी आपको सेंटेंस दिया है, उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब इनडायरेक्टली कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ना, इसे ही क्या करना है, इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना है। अब कैसे करना है जरा ध्यान देना। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है तुम्हें, The opposite angles of a parallelogram are congruent। इसे हमें क्या करना है, इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना है। कैसे करोगे, देखो इफ एंड देन का फॉर्म मतलब इफ, यहां पर एक सेंटेंस आना चाहिए, देन लगाना है आपको। इसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, एक सेंटेंस आना चाहिए। इफ एंड देन के फॉर्म में हम ऐसे ही लिख सकते हैं,
लेकिन अगर स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये बन नहीं रहा है वैसा इफ और देन वाला, क्योंकि एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आपको लिख के दिया है। क्या दिया है? दी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर ना आपको क्या बोल के रखा है, जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं ना पैरालेलोग्राम के, वो क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पैरालेलोग्राम देखा रहेगा। ठीक है, इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अपोजिट एंगल्स, ये क्या रहते हैं? यहां पर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। क्या रहते हैं यहां पर? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंड जो बचे हुए दो अपोजिट एंगल है ये क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये एंगल इसके क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसे क्या करना है अपने को? इफ एंड देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? देखो, The opposite angles of a parallelogram are congruent। आप ऐसा तो लिख नहीं सकते हो if opposite angle of a parallelogram then congruent। आप ऐसा नहीं बना सकते हो क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं बना रहे। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं बना रहे। तो सबसे पहले ना if के बाद में किस टाइप का सेंटेंस आपको लिखना है? if के बाद में ना आपको पहले बताना है कि कौन से शेप के बारे में बात किया जा रहा है, कौन से शेप के बारे में बात किया जा रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना पैरालेलोग्राम को, तो ये पैरालेलोग्राम ना आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब भले ही इस सेंटेंस में ना क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन इफ एंड देन के बनाने के लिए, इफ एंड देन के फॉर्म में बनाने के लिए ना हमें क्वाड्रिलेटरल ये वर्ड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो कैसे बनाओगे? देखो, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरालेलोग्राम, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरालेलोग्राम कैसे लिखोगे? देखो जरा, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरालेलोग्राम। ठीक है, आपने यहां पर बता दिया है कि इफ के बाद में एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है? मेरा पैरालेलोग्राम है। अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरालेलोग्राम है देन द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन के बाद हम क्या करते हैं? किसी जो पहले हमने लिखा रहता क्वाड्रिलेटरल या फिर जो पैरालेलोग्राम है उसके बारे में बात करते तो हम क्या लगाते हैं? यहां पर इट्स लगाते हैं। इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये मीनिंगफुल बन रहा है। ठीक है, ये मीनिंगफुल बन रहा है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया ना? क्वाड्रिलेटरल लगा दिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मैं पैरालेलोग्राम के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, एकदम नॉर्मल सा था जहां पे इफ एंड देन बनाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो मैंने यहां पर क्या किया? पैरालेलोग्राम को लिया और पैरालेलोग्राम के बारे में इफ के बाद में बताया। तो मैंने यहां पर बोला इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरालेलोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट है इफ एंड देन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट में इनको कन्वर्ट करना है, इफ एंड देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही दो क्वेश्चन और है, उनको भी अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद में ना बहुत सारे लोगों ने ना आंसर गेस कर लिया रहेगा कि क्या हो सकता है। हमें यहां पर क्या करना है? इसे इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना है। इफ एक स्टेटमेंट यहां पर, देन एक स्टेटमेंट यहां पर। तो जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए बताया था, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल एज अ पैरालेलोग्राम बताया था, यहां पे ना अपने को रेक्टेंगल देके रखा है। एंड रेक्टेंगल भी क्या है अपना? रेक्टेंगल भी क्या है अपना? रेक्टेंगल भी क्या है अपना? क्वाड्रिलेटरल है। और इनका रेक्टेंगल का आपको पता रहेगा, जो डायगोनल्स रहते हैं ना, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं ना, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये है। इनका लेंथ जो रहता है ना वो क्या रहता है? इक्वल रहता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट रहता है। ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ओके, फिर इसे इफ एंड देन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर किसके बारे में बात किया गया? रेक्टेंगल। इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, फिर क्या लिखते हैं? देन लिखते हैं, देन इट्स diagonals are congruent, then its diagonals are congruent। तो यहां पर लिखेंगे then its diagonals are congruent। तो जैसा कि देखा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपस में क्या थे? सिमिलर। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने क्या किया रहेगा? मेरे पढ़ाने से पहले इसका आंसर गेस कर लिया रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 की तरफ, देखते क्या दिया गया है। इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के बारे में बात किया गया है। किस टाइप का ट्राइंगल है ये? मेरा
आइसोसेलिस। एंड आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलिस ट्रायंगल एक ऐसे टाइप का ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल रहते हैं उसको क्या बुलाते हैं हम? आइसोसेलिस ट्रायंगल। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मिड है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है? इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना है। तो इफ यहाँ पर आएगा, देन यहां पर आपको स्टेटमेंट को क्या करना है? फिल करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इफ के बाद हम क्या लिखते हैं? इफ के बाद हम क्या लिखते हैं? जो भी फिगर दिया रहता है ना उसके बारे में हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ के बाद हम क्या लिखेंगे? देखो किस चीज के बारे में बात किया गया है। क्या यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में बात किया गया है? कौन से फिगर के बारे में बात किया गया? ट्राइंगल। एंड ये किस टाइप का ट्राइंगल है? आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले इफ के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? इफ अ triangle is an isosceles, ठीक है। यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया? ट्राइंगल के बारे में डिटेल दे दिया कि इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलिस। अब जो भी स्टेटमेंट बच जाता है उसको क्या करेंगे? देन के आगे लिख देंगे। देन द सेगमेंट एज इट इज क्या करना है? आपको कॉपी कर देना है। देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, द वर्टेक्स, द वर्टेक्स and the midpoint, and the midpoint of the base is perpendicular, is perpendicular to the base। क्या मैंने इसे इफ एंड देन के फॉर्म में लिख लिया? हाँ सर, यहाँ पर इफ और देन के फॉर्म में हो चुका है। तो सबसे पहले बस आपको इतना याद रखना ना, इफ के बाद में हम क्या करते हैं ना, जो भी फिगर दिया रहता है ना उसके बारे में हम बताते हैं। देन के आगे पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आपको क्या करना है? कॉपी कर लेना है। तो यहां पर हमने देख लिया कि किसी भी स्टेटमेंट को किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एंड देन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको इफ एंड देन के फॉर्म में या फिर कोई और भी स्टेटमेंट दिया है, अगर उसका कन्वर्स फाइंड करना है तो वो किस तरीके से करना है वो हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 में। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते क्या पूछा है। राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर फाइंड करना है स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था इफ के बाद में आता है एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट। उसका कन्वर्स कैसे लिखोगे? इफ, फिर आएगा कॉन्सिक्वेंट देन एंटीसीडेंट। लेकिन यहां पर ना इफ एंड देन के फॉर्मेट में लिखा ही नहीं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे? कंडीशनल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर फाइंड करना है कंडीशनल स्टेटमेंट। किस तरीके से फाइंड करते हैं? इफ लगाते हैं, ठीक है। किस तरीके से फाइंड करते हैं? इफ लगाते हैं। इफ के बाद में ना जो भी फिगर आपको दिया रहता है ना उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या दिया है? द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। किस फिगर के बारे में बात किया है? क्या दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात किया गया। यहां पर दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात किया गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इफ टू लाइंस आर पैरेलल। मैंने आपको बताया था इफ के बाद में आपको क्या करना? फिगर के बारे में डिटेलिंग देना है। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, फिर लगाना है आपको देन, ठीक है। अब देखते हैं, टू लाइंस आर पैरेलल वाला काम हो चुका है यहां पर। देन द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड, देन द अल्टरनेट एंगल, देन द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय, किससे किससे फॉर्म हो रहा? बाय टू लाइन, बाय दिस लिखो, बाय दिस टू लाइन, by these two lines and their transversal are congruent, and their transversal are congruent, ठीक है। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं सर, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपसे ये पूछा ही नहीं गया था। आपसे क्या पूछा गया था? कन्वर्स पूछा गया है। कन्वर्स कैसे लिखोगे? मैंने बताया था आपको, ठीक है। आपको बस क्या करना है? इन दोनों को रिप्लेस कर देना है। ये इफ वाले के बाद वाला स्टेटमेंट है, देन के बाद में ये है, देन के बाद में ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है? रिप्लेस कर देना, मतलब इसको उठा के कॉन्सिक्वेंट को उठा के एंटीसीडेंट की जगह पे लिख देना है, एंड एंटीसीडेंट को उठा के देन के बाद में लिख लेना है। तो किस तरीके से दिखेगा हमारा आंसर? यहां पर लिखो इफ द
देन के बाद वाला पार्ट लिखेंगे अब इफ के आगे, इफ दी alternate angle formed by two lines and their transversal are congruent then लिखा हमने, देन के बाद में क्या करोगे, इफ के बाद वाला लाइन, टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी जो दो क्वेश्चन है उसी तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आई होप ये आपको समझ गया रहेगा। इफ एंड देन के फॉर्म में नहीं था तो हमने क्या किया, सबसे पहले इफ एंड देन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ एंड देन के फॉर्मेट में ऑलरेडी दे के रखा है, इफ एंड देन के फॉर्मेट में ऑलरेडी दे के रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इफ है, यहाँ पर देन है। ठीक है, इसी को बस क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना, हो जाएगा। तो ये आपको ना मैं होमवर्क में करने को दे रहा हूँ, इसका आंसर ना आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि इफ एंड देन के फॉर्मेट में नहीं दिया है, हम उसे क्या करेंगे, इफ एंड देन के फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। मतलब सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंपल है ये। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर अ कॉन्ग्रुएंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या था, दी इफ से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे इफ क्वाड्रिलेटरल, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, then its diagonals are congruent, then its diagonals are congruent। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया इसका कंडीशनल स्टेटमेंट। चलिए इसका कन्वर्स लिख लेते हैं फटाफट, कन्वर्स लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले इफ, अब देन के बाद वाला पार्ट देखो, इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, किसके बारे में बात किया गया, इट्स कौन है मेरा, क्वाड्रिलेटरल। इफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स आर congruent then it is a क्वाड्रिलेटरल की जगह पे इट लिखेंगे, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, 1.3 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। एक जगह पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताना था तो वो भी देख लिया, इफ एंड देन के फॉर्मेट में किस तरीके से लिखा जाता है। इफ एंड देन के फॉर्मेट में नहीं दिया है तो सबसे पहले इफ एंड देन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना रहता है, यहाँ पे कन्वर्स फाइंड करना रहता है, क्योंकि विदाउट इफ एंड देन हम उसका कन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। आई होप 1.3 आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अगेन अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और जो मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस 3 वीडियोस जो कि 1.1 एंड 1.2 पे मैंने बनाया है, वो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो वो वीडियोस को भी क्या करना है, आपको चेकआउट करना है। हम क्या करने वाले हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिए, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के ऊपर भी क्या करने वाले, वीडियो लाने वाले। इसलिए चैनल को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो में अगर मजा आया, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जरा भी हेल्पफुल था, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, इस चैनल का लिंक शेयर कर देना है, ताकि वो भी क्या कर सके, इस वीडियो को एंजॉय कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।